वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेल रेफरेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल रेफरेंसिंग तीन टाइप्स की होती है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने स्क्रीन पे कुछ डमी डेटा ले रखा है। इसके ऊपर मैं तीनों सेल रेफरेंसिंग के ऑपरेशन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा और उसकी आउटपुट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तभी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर मैं थियोरेटिकली इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको इसको समझने में डिफिकल्टी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं और उसके सामने देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उसके नीचे हर सब्जेक्ट में जितने मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर करे हैं वो दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड का कॉलम है, तो इसका मतलब ये है जैसे अमन ने यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन करे हैं वो हम इस पूरी रेंज को सम करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा, इक्वल टू का सिंबल लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सम फंक्शन का यूज करूंगा इस तरह से, और इस सम फंक्शन को पैरामीटर के रूप में मैं ये रेंज सप्लाई कर दूंगा। ये देखिए, इंग्लिश से लेकर साइंस तक, यानी कि D7 टू H7 हमने ये रेंज इसको सप्लाई कर दी। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ देखिए 258 सम आ चुका है। अब देखिए, अगर मुझे अंजलि, संजय, मनोज, सचिन और दिनेश के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, इस सेल के एज पे जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ देखिए ये प्लस का सिंबल आ गया और मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा इस तरह से। तो ये देखिए आपके सामने सभी बच्चों के टोटल मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन करे हैं आ गए। अब ये जो मार्क्स आए ये आपके सामने रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग की मदद से आए। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। अगर हम यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सेल है, आई कॉलम है और हॉरिजॉन्टली यहाँ देखिए 7th रो है। तो इस सेल का एड्रेस हो गया I7। तो अब हमने क्या किया, I7 सेल पे हमने सम का फंक्शन अप्लाई किया। यहाँ पे अगर आप फंक्शन पे गौर करेंगे तो इसने हमें कैलकुलेट करके क्या दिया, D7 टू H7, यानी कि D कॉलम और 7th रो, यहाँ से लेकर H कॉलम और 7th रो, इस रेंज में इसने हमें सम कैलकुलेट करके दे दिया। तो हमने बेसिकली क्या किया, जो हमने इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई की उसे हमने यहाँ कॉपी किया, यहाँ किया और नीचे तक हमने कॉपी किया। अब यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला बार में यहाँ पे D7 H7 की जगह D8 H8 रेंज होगी। अब ये क्या हुई, ये सेल रेफरेंसिंग की वजह से रेंज जो है वो चेंज होगी। जब हमने I7 पे फॉर्मूला लगाया तो D7 टू H7 चला, और यहाँ पे जब हमने सेल को चेंज किया I8 करा तो एक्सेल ने हमें क्या करके दिया, उसने वो जो सम फंक्शन को हमने रेंज स्पेसिफाई की थी उसने ऑटोमेटिकली वो रेंज भी कॉपी कर ली। यानी कि उसने क्या किया, उसने संदर्भ चेंज कर दिया। हिंदी में हम रेफरेंस को क्या बोलते हैं, संदर्भ। यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला लगा था वो लगा था D7 टू H7 के संदर्भ में। यहाँ पे जैसे ही सेल चेंज हुआ I8, उसने फॉर्मूले की जो रेंज है उसको भी चेंज कर दिया। उसने क्या किया, D8 टू H8। अब यहाँ पे जब I9 हुआ तो एक्सेल ने क्या किया, सम में जो पैरामीटर के रूप में रेंज स्पेसिफाई की थी उसको भी D9 H9 कर दिया D8 H8 से। अब आप समझ गए होंगे कि जब हम यहाँ पे सेल को I10 कर देंगे तो रेंज भी ऑटोमेटिकली D10 और H10 हो जाएगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से ये सम आपके सामने सभी बच्चों का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। तो ये है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी सेल रेफरेंसिंग की ओर, जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज की मदद से कैलकुलेट करके बताऊंगा। अब देखिए, परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन किए, जैसे 258 अमन ने ऑब्टेन किए और इसने ये टोटल मार्क्स कितने में से ऑब्टेन किए, हमने यहाँ पे जैसे 5 सब्जेक्ट के 500 टोटल मार्क्स बने अगर हम हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स को मान के चले। इसी तरह अंजलि ने 500 में से 274 और सो ऑन। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसको हम टोटल मार्क्स से डिवाइड कर लेते हैं। एक सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद क्या करेंगे, ये वाला सेल डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, I7 डिवाइडेड बाय C16। ये देखिए C कॉलम है और 16th रो है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए अमन के जो मार्क्स है वो 52% बने। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा नीचे को, तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट आ जाएगा। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि एक्सेल क्या कर रहा है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग को फॉलो कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं, एक्सेल ने देखिए क्या किया, यहाँ फॉर्मूला बार पे जाइए आप, यहाँ पे उसने I8 डिवाइडेड बाय C17 कर लिया। I8 क्यों किया, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर मैं आपको
इस सेल पे क्लिक करके बताऊं तो हमने क्या किया था, ये J7 सेल है, हमने इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो I7 डिवाइडेड बाय C16 हमने करा। ठीक है, जैसे ही सेल का रेफरेंस चेंज हुआ, मतलब हमने सेल को यहाँ पे कॉपी किया, तो हमने J7 की जगह फॉर्मूला J8 में लगाया, तो एक्सेल जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमेटिकली रेफरेंस चेंज कर लेता है, उसने I7 को चेंज कर दिया I8, यहाँ देखिए I8 कर दिया, और यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया, C16 को चेंज कर दिया C17 में, यहाँ देखिए, ये देखिए C17 में उसने चेंज कर दिया, और यहाँ पे देखिए C18 में, ये देखिए C18 में वो यहाँ से नीचे को जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें तो 500 से डिवाइड करना है, सभी मार्क्स को 500 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग इस सेल के ऊपर अप्लाई हो, हमें इसे रोकना है। किसी भी सेल को हमें रोकने के लिए उसे लॉक करना पड़ता है। लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेल के आगे हम डॉलर साइन अप्लाई कर देते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे लॉक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, सी से पहले मैं यहाँ पे डॉलर साइन अप्लाई कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, सी नाम का कॉलम लॉक हो गया। मुझे रो भी लॉक करनी है, मुझे 16 से 17 नहीं जाने देना है इसे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी डॉलर साइन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आप डॉलर साइन से कॉलम वाइज भी लॉक कर सकते हैं और रो वाइज भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो सी कॉलम भी लॉक हो गया और 16th रो भी लॉक होगी, यानी कि अब हम इसी सेल पे मौजूद रहेंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये 52% सही आ गया। अब अगर मैं यहां से इसको फिर नीचे को कॉपी करूंगा तो आप देखेंगे सभी बच्चों की जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली सही कैलकुलेट होकर आपके सामने आ गई। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए C16 ही मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये देखिए C16 यहाँ पे भी है, I9 चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे I9 आ गया इस सेल का एड्रेस। यहाँ पे अगर मैं इस सेल का आपको दिखाऊं तो यहाँ I10 चेंज होगा, लेकिन जो ये C16 है ये कांस्टेंट रहेगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, हम फॉर्मूले में देखेंगे, ये देखिए I10 हो गया और C16 कांस्टेंट रहा। ठीक है, इसी तरह इस सेल पे ये I11 हो गया, यहाँ देखिए, और C16 कांस्टेंट रहा। तो ये है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अब जो नेक्स्ट रेफरेंसिंग है गाइज वो है मिक्स सेल रेफरेंसिंग। मिक्स सेल रेफरेंसिंग में हम क्या करते हैं, या तो हम रो को लॉक करते हैं या हम कॉलम को लॉक करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में अभी आपने देखा कि हमने जो C16 है इस सेल को लॉक कर दिया था, ना हमने कॉलम की ओर इसे बढ़ने दिया, ना हमने इसे रो की तरफ को बढ़ने दिया। ठीक है, तो हमने एक सेल पे लॉक कर दिया था। लेकिन कई सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां हमें रो की ओर तो इंक्रीमेंट होना होता है और कॉलम की ओर हमें नहीं होना होता है, और कुछ सिनेरियो ऐसे होगी जहां हम कॉलम की तरफ को इंक्रीमेंट चाहेंगे और रो की तरफ को इंक्रीमेंट नहीं चाहेंगे। तो वैसा ही एक सिचुएशन यहाँ पे है, मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा। यहाँ पे देखिए जो ये मार्क्स है ये दिसंबर 2015 के मैंने इमेजिन करके चले हैं। एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं, 2016 में क्या होगा, 5% स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2007 में स्टूडेंट के 10% मार्क्स बढ़ जाएंगे और 2018 में 12% बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो कौन से मार्क्स बढ़ेंगे, ये 258 पे, 258 का 5% और 258 का 10%, 258 का 12%। ठीक है, हर ईयर बढ़ते जाएंगे बच्चों के मार्क्स। हम ये एक इमेजिनरी सिनेरियो मान के चल रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 258 का 5% कैलकुलेट करना होगा और जो रिजल्ट आएगा उसको इस 258 में जोड़ना होगा। ठीक है, उसी तरह 258 का जो 10% आएगा उसको इसी 258 में जोड़ना होगा और 258 का 12% इसी 258 में जोड़ के वो हमारा आउटपुट आएगी। ठीक है, इसी तरह बाकी के बच्चों के रिकॉर्ड के लिए भी सेम ही फॉर्मूला चलेगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, ये 258 यानी कि I7, इसमें हमें प्लस करना है, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, हमें प्लस करना है I7 का 5%, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, इससे K6 से। ठीक है, क्योंकि K6 में 5% है ना, तो अब मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए 270.9 आ गया। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ इस तरह से यहाँ पे कॉपी करूंगा तो यहाँ देखिए कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ऐसा क्यों आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं I8 हो गया, तो I8 हमें चाहिए, I8 ये है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन K7, अब हमें K7 नहीं चाहिए। K7 तो ये वाला सेल है। ठीक है, ये देखिए K कॉलम और ये 7th रो, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें तो 5% चाहिए, K कॉलम और 6th रो, यानी कि हमें यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, इस रो को लॉक करना है, रो को बढ़ने से रोकना है, 6 से 7, 7 से 8 होने से रोकना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस यहाँ जाएंगे और इस फॉर्मूले को यहाँ पे एडिट करते हैं
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 6 से पहले डॉलर का साइन लगा दूंगा, तो हमारी रो लॉक हो जाएगी। ठीक है, जो हमें चाहिए था, हमें इसे 6 से 7 होने से रोकना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 5% है वो तो इसमें है। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो सही रिजल्ट आएगा। अब अगर मैं नीचे की ओर कॉपी करूंगा तो ये देखिए हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इस सेल पे क्लिक करके। यहाँ देखिए I8 हुआ, ये देखिए I8 है, ठीक हुआ। आगे भी I8 है और उसमें हम K6 देखिए, K6 हमारा कांस्टेंट रहा। आगे देखता हूँ मैं इस सेल पे क्लिक करके, तो यहाँ देखिए I9 हो गया, लेकिन यहाँ पे K6 ही है, तो इसका मतलब हमारी जो ये कैलकुलेशन है ये ठीक है। अब ये तो ठीक है वर्टिकली जब हमने इसे कॉपी किया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हॉरिजेंटली इस 10% और इस 12% की ओर ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है, मैं यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करके आपको समझाता हूँ। अब यहाँ अगर हम फॉर्मूला पे गौर करेंगे तो यहाँ देखिए J7 हो गया। अब हमें J7 देखते हैं। J7 क्या है, ये J कॉलम है और ये 7th रो है, ये देखिए। तो हमें 52% का तो नहीं करना है कैलकुलेट, हमें तो 258 का ही 10% करना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो I7 है हमें इसको भी लॉक करना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, I7 का ही 5% चाहते हैं, I7 का ही 10% और I7 का ही 12%। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ J7 हो जा रहा है और इस पे क्लिक करके दिखाऊंगा तो यहाँ K7 हो जा रहा है। K7 तो ये वाला हो गया, तो इसीलिए ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे I7 को लॉक करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डॉलर का सिंबल इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी दूसरी जगह भी मुझे डॉलर का सिंबल इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी तो दोनों लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं एंटर प्रेस करूं और इस फॉर्मूले को वर्टिकली कॉपी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा रिजल्ट ऑलरेडी ठीक है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ से कॉपी करूं तो आप यहाँ देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूं और यहाँ देखिए I7, तो I7 का ही 10% करना था, तो I7 है। और यहाँ पे देखिए L6, तो ये देखिए L6 हो गया। तो यहाँ देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, $6 इसका क्या मतलब है, L जो कॉलम है वो इंक्रीज हो सकता है, वो देखिए L से M हो सकता है, N हो सकता है, उस पर हमने रोक नहीं लगाई। हमने लॉक क्या किया, लॉक वही चीज होती है जिसके पहले हम डॉलर का सिंबल लगाते हैं। तो डॉलर का सिंबल यहाँ देखिए 6 से पहले है, तो इसका मतलब 6th रो जो है वो लॉक होगी, वो 6 से 7 नहीं हो सकती। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए K है और यहाँ पे देखिए L हो गया, और जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये देखिए M हो गया। ठीक है, अगर मैं नीचे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 6 जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है गाइज मिक्स्ड रेफरेंसिंग का। इस वाले केस में देखिए हमने कॉलम को लॉक नहीं किया, रो को लॉक करा है, और यहाँ पे देखिए हमने I से पहले डॉलर लगाया है, तो यहाँ पे कॉलम लॉक हो गया है और जो रो है वो चेंज हो सकती है। तो आई होप गाइज आपको ये 3 टाइप की सेल रेफरेंसिंग समझ आई होगी। वीडियो को आप थोड़ा पॉज करके देखिए, जहां आपको कुछ समझ ना आए वहां पे पॉज करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर आपको जरूर समझ आएगा। सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।